जैसा कि आप सभी को पता है, अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो फ्लोरेंस सीरीज को पढ़ रहे हैं और फ्लोरेंस सीरीज के अंदर तमाम वह उन क्वेश्चंस को डील किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाते हैं जो नॉर्सेट, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर और उसके बाद जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट के नर्सिंग ऑफिसर एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के, उन सभी को यहाँ पे बेसिक टू बेसिक और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। बिल्कुल गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग। यस, नैना गुड इवनिंग। बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तनु गुड इवनिंग। यस, अरुण गुड इवनिंग। यस, बिल्कुल गुड इवनिंग, राधे राधे सबको। बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। जल्दी से इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अपना नर्सिंग का नॉलेज है उसको अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, उन सभी तमाम बच्चों को ये क्लास आप जरूर है वो जरूर पहुंचाइएगा। बिल्कुल यस 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 यस, बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल। देखिएगा भाई, आज के क्वेश्चंस को डिस्कस अपन यहाँ पे करते हैं और इसको शुरू करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कल नहीं बोला था कि भाई लास्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें कि भाई क्वेश्चन है वो सर क्वेश्चन क्या था, क्या लिखा है, ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री। पहली चीज तो डिसेंट्री होता क्या है, एक्सेप्ट के बजाय तीन ऑप्शन सही है और एक गलत है, इसका आंसर आपको देना था बच्चों। अब देखो डिसेंट्री का मतलब क्या होता है। पहली चीज अपन बात करें सर, जो डिसेंट्री है ना, किसकी बात करें, ये हो गया डिसेंट्री। और इस डिसेंट्री का मतलब क्या होता है, पहली बात तो डिसेंट्री का मतलब होता है डायरिया। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, डायरिया होता है। या अपन बोल रहे हैं जो स्टूल होता है ना, इस स्टूल के साथ में जो ब्लड है, एक तो क्या आता है, ब्लड आता है और साथ में ही पस आता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये हो गया ब्लडी। किसकी बात करें, ये अपन बोल सकते हैं बच्चों ब्लडी या पस इसके अंदर रहेगा। किसके अंदर, स्टूल। तो स्टूल में ब्लड भी आ रहा है, पस भी आ रहा है और इस प्रकार का स्टूल होता है, उसको अपन डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे देखिएगा, अपन लिखा प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल। बेटा बिल्कुल सही बात है कि भाई स्टूल के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा। दूसरा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात है, डिसेंट्री के अंदर हमेशा डायरियल कंडीशन होती है, तो डिसेंट्री के अंदर भी मोशन है, वो मोशन की एक्टिविटी बच्चों यहाँ पे बढ़ती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, टिनिस्मस का मतलब होता है जोर लगाना। ठीक है ना। अब इसमें अपन बात करें, डिसेंट्री के अंदर भी बिल्कुल टिनिस्मस है ना, वो टिनिस्मस होता है। वैसे यदि आपसे ये पूछा जाए ना कि जो टिनिस्मस है ना, इस टिनिस्मस का मतलब क्या है, ये देखो टिनिस्मस कभी भी एक टर्मिनोलॉजी है और इसको याद रखना। टिनिस्मस का मतलब होता है फोर्सफुल, किसकी बात करें, ये हो गया बच्चों फोर्सफुल डेफिकेशन। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया अपन बोल सकते हैं सर फोर्सफुल डेफिकेशन है ना, उसके ऊपर बात करें कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुल, ये हो गया फोर्सफुल। किसकी बात करें, ये हो गया सर फोर्सफुल स्टूल पास, है ना। अपन यहाँ पे बात करें जब आप स्टूल पास कर रहे हो तो ताकत लगानी पड़ रही है, वैसे ये कॉन्स्टिपेशन का साइन होता है, लेकिन डिसेंट्री के अंदर ये जरूर प्रेजेंट रहता है, ये अपन बोल रहे हैं। अगला लिखा प्रेजेंस ऑफ वर्म्स इन स्टूल। बेटा ध्यान रखना, स्टूल के अंदर वर्म्स प्रेजेंट होना कोई डिसेंट्री नहीं कहलाता है। जरूरी नहीं है कि अपन बोल सकते हैं सर डिसेंट्री है ना, वो डिसेंट्री यहाँ पे होगा। ये अपन यहाँ पे कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि डिसेंट्री के अंदर वर्म्स है वो वर्म्स होंगे, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। और जब कभी भी वर्म्स होते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया बेटा वर्म्स इन्फेस्टेशन। किसकी बात करें, वर्म्स इन्फेस्टेशन। और वर्म्स इन्फेस्टेशन जब भी होता है तो उसमें अपन बोल रहे हैं कि पेट के अंदर क्या पड़ गए, कीड़े आ गए, और उनको मारने के लिए अपन, ये हो गया एल्बेंडा, है ना। अपन बात करें सर एल्बेंडा जो लेना वो दी जाती है, 400 mg की जो टेबलेट है ना, उसको अपन यहाँ पे देते हैं, ये अपन बात कर रहे हैं। तो डिसेंट्री के अंदर वर्म्स हो ये जरूरी नहीं है। ये टिनिस्मस वैसे कॉन्स्टिपेशन का है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसमें सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखोगे ना बच्चों कि सर इसका जो सही आंसर क्या है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डी है, वो डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कई के बच्चे सी में भी चक्कर खा सकते हैं। तो यही तो क्वेश्चन है, आपको बेसिक लग रहा है लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान रखना। अपन बोल सकते हैं सर ऊपर नीचे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हो सकता है ना भाई। तो ये हो गया बिल्कुल डिसेंट्री। जिन जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है, सर हिंदी में बोला करो, मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, मैं कौन सा इंग्लिश में बोल रहा हूं, है ना। यस, ये देखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन। यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो और फिर आप आंसर करो। क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ये बोल रहा है कि आइडियल एज बताओ, कि जैसे अपन बोल रहे हैं कोई भी न्यूबॉर्न है ना, ये अपन बोला सर न्यूबॉर्न है, वो न्यूबॉर्न पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में आपने बोला सर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब क्या बताओ भाई। अपन मैं यहाँ पे बात करूं ना, मैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इससे क्या समझूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का दूसरा नाम होता है बेटा विनिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं, विनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अपन बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब आप बच्चे की जो मदर है वो उसको मिल्क पिलाएगी। अब मिल्क के साथ साथ में उसको खाना देना शुरू कब करेगी, कौन सी एज में, वो उसके जो फूड इंग्रेडिएंट है, जैसे आपने देखा होगा दाल हो गई, आपने देखा होगा केला हो गया, है ना, आपने देखा होगा चावल हो गए, उनको मेज करके बच्चे को अपन बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में देना, तो उसको क्या कहता है, विनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप ब्रेस्ट मिल्क के अलावा क्या क्या चीजें दे रहे हैं, तो बताओ वो कब शुरू करना है, 4 to 6 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 10 मंथ। बिल्कुल सभी यहाँ पे आंसर है, वो आंसर करिएगा। ठीक है, कौन सही आंसर करता है। अब देखो मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे बेस्ट विनिंग है, उस विनिंग में आप क्या दोगे। अपन बोल रहे हैं एक तो सर यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये हो गया ब्रेस्ट मिल्क है ना, वो तो यहाँ पे चल ही रहा है, और ब्रेस्ट मिल्क के साथ में अपन बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब और फोगट में उसको क्या दे रहे हैं, है ना, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री में अपन इनको देते हैं, जैसे अपन बात करें, ये हो गया सर हम देख सकते हैं बनाना हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अपन बोल सकते हैं सर ये पल्सेस होगी, और अपन बोल सकते हैं क्या हो सकता है, ये हो गए राइस है, राइस हो गए। इन सभी को आपको मेज करके मसल के देना, है ना। अब ये दोगे कब, तो अपन यहाँ पे बात करें सर इसके अंदर, ये देखो 4 to 6 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ। भैया 10 मंथ इसमें नहीं होता, 10 मंथ तो बहुत लंबा टाइम हो गया। दूसरा अपन बोल रहे हैं 8 मंथ, 8 मंथ में नहीं होता है। अब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे दो है,
अब अपन बोल रहे हैं कि विनिंग कब एग्जैक्ट स्टार्ट करनी चाहिए, 4 to 6 मंथ में या 6 मंथ में स्टार्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करें ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन तो दोनों सही हो सकते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या आंसर है वो आंसर क्या है यहाँ पे देखना। इसमें यदि अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, सही आंसर होगा ध्यान रखना 4 to 6 मंथ, एकदम 6 नहीं होगा। ए आंसर इसका राइट है, जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है। अब देखो इसमें ध्यान रखना 6 मंथ भी आता है, लेकिन आप अर्ली जो स्टार्ट करोगे वो अर्ली स्टार्ट आपको कब करनी, ध्यान रखना ये होगा 4 to 6 मंथ है ना, उस 4 to 6 मंथ में कर देनी है। ये ऑप्शन में नहीं होता, ओनली 4 मंथ होता तो अपन 6 मंथ पे जा सकते थे, लेकिन आप 4 महीने बाद में शुरू कर सकते हो, लेकिन 6 महीने बाद तो शुरू करनी ही है। यहाँ पे तो करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सर शुरू है वो शुरू अपन कर सकते हैं, तो इसलिए ये आपका रहेगा 4 to 6 मंथ है, उसमें आपको विनिंग शुरू करना है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बात करूं ब्रेस्ट मिल्क है ना, इसमें आपने देखा होगा ये होगा सर ब्रेस्ट फीडिंग। अब बताओ ध्यान रखना, अपन यहाँ पे बात करें कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, ब्रेस्ट फीडिंग आप कब करवाओगे बताओ। अपन यहाँ पे बात करें ब्रेस्ट फीडिंग है, वो ब्रेस्ट फीडिंग आप यहाँ पे कब करवाओगे, तो ब्रेस्ट फीडिंग आपको ध्यान रखना 2 साल तक करवा सकते हो। कब करवा सकते हो, 2 साल तक। अपन यहाँ पे बात करें 6 मंथ तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है ना, ये हो गया एक्सक्लूसिव, ये हो गया ब्रेस्ट फीडिंग है वो करवा सकते हो। तो 6 महीने तक तो आपको बिल्कुल माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना, मतलब 4 to 6 मंथ तक। और इसके बाद में आप 2 साल तक माँ का दूध प्लस आप यहाँ पे विनिंग है वो विनिंग यहाँ पे करवा सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बिल्कुल यस। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको बताने वाला हूं और एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले समझना इस क्वेश्चन का और फिर इसका आंसर देना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली बात क्या लिखा है, ए चाइल्ड इज सेम इफ MUC। अपन बोल रहे हैं कि भैया चाइल्ड इसका सेम, सेम का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सेम का मतलब होता है ये हो गया सीवियर, किसकी बात करें रखना, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट ये हो गया माल न्यूट्रिशन। ओके भाई, अब अपन बोले सर जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, तो इसका पता लगाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, MUAC करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान रखना, MUAC है वो MUAC करते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना। अब MUAC का मतलब क्या होता है इसके अंदर यहाँ पे देखना है ना, इसका मतलब होता है मिड अपर आर्म, मिड ये हो गया अपर, मिड अपर ये हो गया आर्म है ना। उसके बाद में सरकमफ्रेंस, किसकी बात करें, ये हो गया सरकमफ्रेंस। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके बाद में आपको उस बच्चे की ये जो मिड अपर आर्म है इसको चेक करना है। अब वो मिड अपर आर्म चेक कैसे करोगे बच्चों, तो उसके लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास में होनी चाहिए साकिर टेप है ना, वो साकिर टेप होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए यदि किसी बच्चे की मिड अपर आर्म है ना उसको चेक करना, उसके सरकमफ्रेंस को चेक करना है, तो आपको क्या किसकी आवश्यकता रहेगी, साकिर टेप है ना, उस साकिर टेप की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। लगाओगे कहां पे, यहाँ पे। अब इस साकिर टेप के अंदर ध्यान रखना 3 कलर होते हैं। इसके अंदर कितने कलर, 3। कौन कौन से सर, एक तो होता है रेड कलर, क्या होता है ध्यान रखना, रेड कलर। दूसरा जो होता है बच्चों उसका नाम क्या है, येलो कलर, क्या होता है, येलो कलर। और तीसरा होता है ना उसका नाम है ग्रीन कलर। ये 3 कलर की यहाँ पे टैब बनी हुई होती है। अब आपने जैसे इसमें डाला और डालने के बाद में अपन मैं बोल रहा हूँ कि सर यदि आपका जो बेल्ट है ना वो रेड कलर में गया, और रेड कलर में कब जाएगा, यदि रेड कलर में गया और रेड कलर में जाएगा, ये हो गया कितना, अपन बोल सकते हैं लेस देन 11.5 मतलब 11.5, मतलब मैं बोल सकता हूँ 11.5 सेंटीमीटर से यदि कम आ रहा है क्या, ये मिड अपर आर्म, इसका मतलब अपन बोल रहे हैं रेड कैटेगरी। और ऐसे व्यक्ति को अपन बोलेंगे सर इसको सैम है, सैम का मतलब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। दूसरा अपन बोल रहे हैं यदि अपन बात करें सर ये हो गया 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर यदि मिलता है, इसका मतलब अपन बोल रहे हैं कि भाई ये क्या होगा, ये अपन बोल रहे हैं मॉडरेट है। और यदि अपन बात करें ये हो गया मोर देन 13.5, यदि मोर देन 13.5 होता है ना इसमें, इसका मतलब अपन बोल रहे हैं नॉर्मल है, उस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, बच्चे को कोई माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं है, ये नॉर्मल है, ये माइल्ड टू मॉडरेट है, और ये सीवियर माल न्यूट्रिशन कहलाएगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि भैया सेम है ना, उस सेम का क्या क्राइटेरिया रहेगा MUAC के अंदर। अब देख लो भाई सेम है, उस सेम का क्या क्राइटेरिया, वो क्या क्राइटेरिया रहेगा इसके अंदर, बताओ भाई बिल्कुल क्या क्राइटेरिया रहेगा। अब अपन बोले सर 12.5 से कम, 11.5 से कम, 13.5 से कम, या अपन बोले सर 12.5 से लेकर 13.5। अब मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी बता दिया है कि सर इसका आंसर क्या रहेगा। मैंने ये बोला यदि 11.5 से कम आता है, 11.5 से कम आता है, उस कंडीशन को ही आप यहाँ पे बच्चों सेम बोलोगे। क्या बोलोगे ध्यान रखना, सेम है वो सेम बोलोगे। तो यहाँ पे मैं आंसर इसका क्या बोलूंगा, बिल्कुल जिन जिन बच्चों ने बी आंसर पुटअप किया है सभी बच्चों का बी आंसर यहाँ पे सही रहेगा, बिल्कुल बच्चों है ना, यस बी ही आंसर यहाँ पे रहेगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो यदि अपन बोले 13.5 से कम है कोई दिक्कत नहीं है, सीवियर एक्यूट नहीं है, 12.5 से कम है तो भी यहाँ पे अपन बोल रहे हैं इसके बीच में है, इसका मतलब माइल्ड टू मॉडरेट है। तो ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कब होगा, तो ये अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बेसिक। मैंने यहाँ पे पूछे यदि आपसे पूछा जाए कि माल न्यूट्रिशन का पता करने के लिए बच्चे में कौन सी टैब का यूज करते हैं, उसका नाम है भाई साकिर टैब। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज द लेटेस्ट डाटा। अब अगला देखिएगा, बताओ भाई डायरिया किसे कहते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब कितने बच्चे इसका सही आंसर है वो सही आंसर पुट अप कर पाते हैं, मुझे देखना है। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं डायरिया मींस लूज स्टूल इन वन डे, कि एक दिन में कितनी बार से अधिक लूज स्टूल आएगा तब आप उसको डायरिया बोलोगे। बताओ भाई 2 या मोर देन 2 आइटम, 3 या मोर देन 3। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे 2 या 2 से अधिक टाइम, 3 या 3 से अधिक टाइम, 4 या 4 से अधिक टाइम, और उसके बाद अपन बोल रहे हैं 5 या 5 से अधिक टाइम। अब बताओ भाई कौन सा है, उसको आप डायरिया मानोगे। बिल्कुल सभी बच्चे यहाँ पे यस कमेंट है वो कमेंट करिएगा। यस बहुत सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, और ये गुप्ता साहब तो डी आंसर दे रहे हैं। जी भाई डी आंसर, अच्छा। उसके बाद में डी कई सी आंसर दे रहे हैं। यही तो सबसे अच्छी खूबसूरती है ना, कि आपको ये कोई 5 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, लेकिन रियल आंसर 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, क्या होगा अब उसका अपन यहाँ पे पता कर रहे हैं। पहली बात बेटा अपन बात करें ना, सीधी सी बात है सर डायरिया का मतलब क्या होता है।
बताओ भाई डायरिया ना, इस डायरिया का मतलब क्या होता है? डायरिया का सीधा सा मतलब होता है, ये हो गया लूज स्टूल। यदि स्टूल कैसा आता हो? लूज, दैट्स मींस डायरिया। अब अपन बोल रहे सर लूज स्टूल है ना, वो क्यों आएगा मुझे बताओ? लूज स्टूल क्यों आता है? वो लूज इसलिए आता है, ध्यान रखना, ये हो गया ड्यू टू, किसकी वजह से? ये हो गया अनडाइजेशन। किसकी वजह से? ध्यान रखना, अनडाइजेशन, पेट में खाना नहीं पचा। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना क्या होगा? अपन बोल रहे हैं स्टूल है, वो स्टूल कैसा आएगा? लूज है, वो लूज आएगा बच्चों। अब अपन बोल रहे हैं कि अनडाइजेशन की वजह से अब स्टूल लूज हुआ, तो कितनी बार से अधिक यदि लूज स्टूल आ रहा है तो उसको आप क्या मानोगे? डायरिया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा 3 या 3 से अधिक बार। किसकी बात करें? 3 एंड ये होगा मोर देन 3, है ना, ये ध्यान रखना, 3 या 3 से अधिक। जिस ऑप्शन में 3 या 3 से अधिक टाइम दे रखा बच्चों, वही आंसर सही होगा। इसका मतलब यहाँ पे बी आंसर सही होगा। जिन जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उन सभी का जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? सही है, वो सही रहने वाला है। दैट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा। जब भी डायरिया होता है ना, तब अपन बोले क्या देना चाहिए? डायरिया के लिए एक तो आपको ओआरएस देना है, और ओआरएस के साथ में आपको यहाँ पे जिंक है ना, उस जिंक की टेबलेट देनी है। ये दोनों ध्यान रखना। डायरिया का मैनेजमेंट क्या बच्चे में? ओआरएस और जिंक की टेबलेट देना है। और यदि अपन बोल रहे हैं डायरिया में, जिस कई बच्चों को ध्यान रखना सीवियर डायरिया हो जाता है ना, सीवियर डायरिया का मतलब बेटा डायरिया बहुत अधिक हो जाता है, और सीवियर डायरिया के अंदर बच्चा है ना, उसमें रिस्क रहता है कि बच्चा हाइपोवोलेमिक शॉक में नहीं जाए। इसके रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए ये क्यों होगा सर? ये हो गया डिहाइड्रेशन की वजह से। देखो पानी पूरा बाहर चला जाएगा। अब डिहाइड्रेशन की वजह से किसका रिस्क है बच्चों? हाइपोवोलेमिक शॉक। और उस कंडीशन में आप आईवी थेरेपी की तरफ जा सकते हो, और आईवी थेरेपी में आपको जो ड्रिप लगानी बच्चों, वो लगाना है आरएल इज द बेस्ट। ये ध्यान रखना। आपने नाम सुना होगा कि सर फलों के, अपन बोले सर फल के राजा का नाम क्या है? फलों के राजा का नाम आम होता है। तो जो अपने फ्रूट्स होते हैं ना, उन फ्रूट के राजा का नाम क्या है? आरएल। आरएल दी बेस्ट, सबसे शानदार जो कोई फ्लूइड है ना। अपन बात करें सर फर्स्ट चॉइस मेरे को ड्रिप लगाने में कौन सी लगाऊं, तो ध्यान रखना आप आरएल लगा सकते हो। इसके अंदर सब कुछ होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट रहते हैं। तो फलों के राजा का नाम आम है, और फ्लूइडों के राजा का नाम क्या? ध्यान रखना आरएल। अपने काम की कौन से ध्यान रखना? जो फ्लूइड है उनके राजा की बात कर रहे हैं। तो ये इसमें अपन बात कर रहे हैं, ये हो गया सर 3 या 3 से अधिक बार यदि किसी को लूज स्टूल आ रहा है, तो आप उस कंडीशन को डायरिया के नाम से दोगे। क्या मैनेजमेंट होता है? सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बच्चों? एक्लेम्पसिया क्या होता है? ये भी एक बीमारी होती है। पहली चीज तो क्या है एक्लेम्पसिया मींस क्या मतलब होता है? पहली बात, ये बीमारी कब होती है? तो ये बीमारी होती है बच्चों प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होती है। किसके अंदर? ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं प्रेग्नेंट जो वुमन है ना, उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिलेगी। ओके भाई, अब अपन बोल रहे हैं सर प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसके अंदर ये बीमारी देखने को मिलेगी। इस बीमारी में होगा क्या? प्री एक्लेम्पसिया, कन्वर्जन आएंगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन, सीवियर एनीमिया होगा, या हाइपरटेंशन या एडिमा होगा। क्या होगा देखना यहाँ पे। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है ना, उसके अंदर देखो 4 चीजें होती है। कितनी होती है? ध्यान रखना 4 चीजें। एक तो अपन बोल रहे हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? ये हो गया गेस्टेशनल, ये हो गया हाइपरटेंशन, जिसके अंदर बीपी है ना बेटा 140/90 से भी ऊपर चली जाए तब बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन यूरिया, यूरिन के साथ में प्रोटीन है वो प्रोटीन जाएगा। और तीसरा अपन बोल रहे हैं एडिमा देखने को मिलेगा, है ना। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, है ना, वो स्वेलिंग देखने को मिलेगी। 3 ये, और उसके बाद में लास्ट में अपन बात करें सर, ये हो गया कन्वर्जन देखने को मिलेगा। कन्वर्जन का मतलब अपन बात करें तो ये हो गया सर जो अपन बोल रहे हैं सीजर्स है ना। कन्वर्जन का मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये हो गया सीजर्स है ना, वो सीजर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 और 4 चीजें। और यदि बच्चों अपन बात करें ना, इन तीनों को मिला दें तो क्या बनता है? ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया। क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं प्री एक्लेम्प, ये हो गया प्री एक्लेम्पसिया। और इसके साथ में यदि कन्वर्जन जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है? एक्लेम्पसिया। तो अब किस ऑप्शन में ढूंढ लो? बताओ भाई, हाइपरटेंशन और डायबिटीज होगा क्या? नहीं होगा। हाइपरटेंशन और सीवियर एनीमिया होगा क्या? नहीं होगा। हाइपरटेंशन और एडिमा होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब मैंने बोला कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, एडिमा और कन्वर्जन। और इसका मतलब प्री एक्लेम्पसिया और कन्वर्जन। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर किया है ना, उन सभी का आंसर क्या रहेगा? सही है, वो सही रहेगा बिल्कुल बच्चों। ये हो गया ए आंसर इज द राइट। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे आपका ए आंसर है ना, वो ए आंसर राइट है, वो राइट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हो गया एक्लेम्पसिया। वेरी इजी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। किसमें? प्रेग्नेंट वुमन में ये प्रॉब्लम देखने को मिले तो ऐसी बीमारी को अपन ये बोलते हैं, है ना। इस बीमारी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है सीएचओ के अंदर, नर्सिंग ऑफिसर के अंदर, नोट सेट के अंदर, यहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी के अंदर आते हैं, सबके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक और सिंपल है, इसका आंसर आप सभी बताएं, फिर मैं आपको इसकी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। यहाँ पे क्या लिखा है? मेनार्की यूजुअली अकर एज, कौन सी एज में मेनार्की है ना, वो मेनार्की यहाँ पे देखने को मिलेगी। बताओ भाई, यहाँ पे अपन बात करें मेनार्की की। मेनार्की मतलब समझ में ना, मेनार्की का मतलब होता है किसी भी वुमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होना। कोई गर्ल्स होती है एडोलसेंट, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत किस एज में होती है? बताओ भाई, 8 से 10 साल में होती है, 11 से 13 साल में होती है, 14 से 16 साल में होती है, या अपन बोल रहे हैं 15 से 16 साल में, किस एज में? पहली बात अपन बात करें बच्चों, ये जो मेनार्की है ना, वो किस में आती है? ये आती है प्यूबर्टी में आती है। किसके अंदर आती है बेटा? प्यूबर्टी। और किसकी प्यूबर्टी? अपन बात करें सर गर्ल्स है ना, उस गर्ल्स की। कौन सी गर्ल्स की? ये अपन बोल सकते हैं एडोलसेंट गर्ल्स। किसकी बात करें? एडोलसेंट गर्ल्स। और एडोलसेंट गर्ल्स कौन सी होती है उसकी अपन बात करें तो ये अपन बोल रहे हैं कि सर एडोलसेंट गर्ल का मतलब 11 से लगाकर 19 ईयर के बीच में गर्ल्स आती है। अब अपन बोल रहे हैं सर मेनार्की का मतलब क्या होता है? ये अपन बात करें, ये हो गया मेनार्की। और मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट टाइम। किसकी बात करें? ये हो गया फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसकी बात करें? मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमन। वुमन के अंदर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको मेनार्की कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा अपन बात करें मीनोपोज।
इसकी बात करें मीनोपोज, मीनोपोज का मतलब होता है ये हो गया लास्ट टाइम, इसकी बात करें लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमन, जो वुमन के अंदर लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको अपन मीनोपोज कहते हैं। मीनोपोज, पोज यानी बंद है ना, और मीनो का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल, अब अपन बोल रहे हैं कि सर इसमें जो मेनार्की है ना वो कौन से एज में शुरू है, वो शुरू होती है, तो ध्यान रखना बच्चों मेनार्की है ना वो जो शुरू होती है वो आपकी शुरू होती है 11 से लगाकर 13 ईयर है ना उसके बीच में। और बंद कब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, भाई बंद है वो बंद कब होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन बात करें तो वो होगा, ध्यान रखना 45 है ना। कौन सा ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं इसकी जो एज है ना वो एज रहेगी आपकी, ध्यान रखना 45 से 49 ईयर है ना। किसकी बात करें 45 से 49 ईयर, मतलब अपन बोल रहे हैं कई महिला में तो ध्यान रखना 45 में खत्म हो जाती है, और कई ऐसी वुमेन्स होती है जिसमें 49 है ना, उस 49 में तो उसको अपन बोलते हैं मीनोपोज। यस, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। और जो दोनों अपन बात कर रहे हैं ना, ये दोनों जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बोल रहे हैं कि जब किसी भी महिला के अंदर प्यूबर्टी होती है ना उसके अंदर किस किस तरीके के बेटा इसके अंदर सिम्टम्स देखना। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान रखना सबसे पहले होता है बेटा मेनार्की, सबसे पहले पहले क्या होता है मेनार्की, उसके बाद होता है ये हो गया प्यूबार्की, कौन सा होता है प्यूबार्की है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपन बोल रहे हैं ये हो गया एडिनार्की है ना, ये हो गया एडिनार, ये हो गया एडिनार्की, और उसके बाद होता है ध्यान रखना ये हो गया थेलार्की। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं थेलार्की है, वो इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। ये इन अपन बोल रहे हैं सर ये इस तरीके से आपका क्या रहेगा सीक्वेंस है वो रहता है। तो ये चीजें अपन यहाँ पे बात करें, लेकिन अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अपन बात कर रहे हैं सर इसका सही आंसर है वो होगा 11 से लगाकर 13 ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, कब बंद होता है क्या है ना। और अपन बात करें जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे आएगा तो उस टाइम जो नॉर्मल ब्लीडिंग है वो कितनी होनी चाहिए 30 से 50 ml वो होनी चाहिए। ये चीज अपन यहाँ पे बात है वो बात कर रहे हैं ना। तो ये थेलार्की, मेनार्की, प्यूबार्की, एडिनार्की, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए पता। तो यहाँ पे ओनली मेनार्की पूछा है इसके बारे में, पीपीटी का एक क्वेश्चन आएगा उसमें सारी पीपीटी किस तरीके से कौन से सीक्वेंस में होती है वो अपन बेटा डिस्कस करेंगे। बताओ भाई ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, और उसके बाद अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ये हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन मींस। बताओ भाई सेकेंडरी प्रिवेंशन का यहाँ पे क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखो मैं एक और चीज यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ, इस ऑप्शन में मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे आपने देखा होगा पहले तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे क्या होते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ लेवल ऑफ प्रिवेंशन की तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ अर्ली डायग्नोसिस, ऑप्शन में क्या है अर्ली, इसकी बात करें ध्यान रखना यहाँ पे अपन बात करें ये हो गया अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बताओ भाई अब मुझे बताओ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है इनमें। सेकेंडरी लेवल का मतलब होता है किसी भी बीमारी से ऐसा कौन सी चीजें जो आप सेकेंडरी लेवल उसमें अपन आएगी। पहले का नाम ध्यान रखना हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, और अपन बोल रहे हैं ये हो गया अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बताओ भाई इसके अंदर यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी अपन बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, इसमें तो देखो अपन बोल रहे हैं लेवल कितने, तो लेवल मेनली अपन बात करें ये होगा सर प्राइमरी लेवल। किसकी बात करें, एक का नाम प्राइमरी लेवल, ठीक है। इस प्राइमरी लेवल के अंदर क्या होगा तो वो अपन बात करें सर यहाँ पे आपका आएगा हेल्थ सेकेंडरी। तो बेटा सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा है ना, अपन बोल रहे हेल्थ एजुकेशन, उसके बाद अपन बात करें हेल्थ प्रमोशन, किसकी बात करें हेल्थ प्रमोशन की बात कर रहे हैं। और किसकी बात करें तो ये देखो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, वो ये हो गया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये भी किसमें आएगा इसमें। फिर अपन बात करें सेकेंडरी में क्या होगा बच्चों, ये देखो सेकेंडरी, सेकेंडरी की मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पे आएगा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या आएगा। और टर्सरी की अपन बात करें ये हो गया टर्सरी, और इस टर्सरी के अंदर क्या आएगा तो इसको अपन बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। क्या आएगा रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब यहाँ पे आप बात करोगे सर ये तो प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी हो गया, ये टर्सरी हो गया, और ये कौन सा बचा है सेकेंडरी। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सर जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन की आप बात करोगे ना तो इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में किसी भी बीमारी का जल्दी से जांच करके पता लगाना है ना, वो किसमें आएगा सेकेंडरी में। क्योंकि भाई पहले में तो ये आएगी बीमारी होना, वो किसमें आएगी प्राइमरी में आएगी, बीमारी से बचना किसमें आएगी प्राइमरी से, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस जांच करवा के ट्रीटमेंट करना किसके अंदर आएगा यहाँ पे बच्चों, तो वो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये आपका कौन सा हो गया, बिल्कुल यहाँ पे डी है, वो डी यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। तो जिन जिन बच्चों ने डी आंसर दिया उनका सभी का सही है, वो सही आंसर होगा है ना बच्चों। तो ये अपने बात करते हैं किसकी सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है उस प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है। ठीक है भाई चलो नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका भी आपको देख के आंसर देना है। क्या लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर, ये हो गया सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, कि भाई एक महिला है और वो प्रेग्नेंट है और उसको सीवियर एनीमिया हो गया है। तो इसमें तीन बातें तो सही है, लेकिन एक ऐसी कौन सी बात है जो उसके लिए सही नहीं है। अब बताओ कौन सी बात सही नहीं है, उसको आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ढूंढना है। पहली बात क्या है, एएनसी चेकअप बाय एमओ, एमओ का मतलब होता है डॉक्टर, कि डॉक्टर एएनसी कर सकता है, ऐसी महिला की बिल्कुल करनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एएनसी को यहाँ एएनसी कौन कर, डॉक्टर करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे बोला आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, ये आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो जो एनीमिया है ना उस एनीमिया के अंदर सुधार आएगा, इसलिए आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगते हैं है ना, क्योंकि आयरन आयरन से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से एनीमिया है, वो एनीमिया नहीं होगा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ये आयरन सुक्रोज इंजेक्शन भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीवियर एनीमिया में ले दो। तीसरा, उस महिला को आप बोलोगे एडवाइस टू रेस्ट, जिन महिला को, जिन बच्चियों को एनीमिया होता है उनको रेस्ट की आवश्यकता होती है। रेस्ट इसलिए क्योंकि वहां पे डब्ल्यूबी सॉरी जो आरबीसी हीमोग्लोबिन कम होता है तो जल्दी थकान आती है, तो बिल्कुल रेस्ट है। फिर लिखा 1 IFA टैबलेट डेली, एक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पहली बात तो सीवियर एनीमिया में टैबलेट काम नहीं करती है, और टैबलेट आपको देना है तो भी आपको ध्यान रखना 3 टैबलेट देनी पड़ेगी, उसको टीडीएस देना पड़ेगा, एक से कोई काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये। और जब जब किसी को सीवियर एनीमिया, देखना यहाँ पे सीवियर एनीमिया का मतलब क्या है, यदि किसी का हीमोग्लोबिन 7 से नीचे आ गया, कितना ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं 7 to 8 है ना, 8 से नीचे 7 से नीचे आ गया, उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये हो गया सर सीवियर एनीमिया है ना,
वो सीवियर एनीमिया। और यदि अपन बोल रहे हैं 8-9 है तो ध्यान रखना ये अपन बोल रहे हैं मॉडरेट है, कोई ठीक है। और उसके बाद अपन बोल रहे हैं 9 से 10 है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये हो गया माइल्ड है, वो माइल्ड रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, टैबलेट दोगे तो चलेगा, यहाँ पे आप टैबलेट दे दो। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इसमें भी आप क्या दे सकते हो, टैबलेट है, टैबलेट यहाँ पे भी आप 3 टाइम दोगे, यहाँ पे भी 3 टाइम, लेकिन इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये हो गया आयरन सुक्रोज है ना बेटा, वो आयरन सुक्रोज लगाना पड़ेगा। और इससे भी नीचे यदि मैं बोल रहा हूँ 6 आ गया, किसी का 5 आ गया, तो उस कंडीशन में आपको बीटी करना पड़ेगा, ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी आप यहाँ पे पीआरबीसी का यूज करोगे, पीआरबीसी का मतलब पैक्ड आरबीसी लगाओगे, जिससे हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और यदि आप एक पीआरबीसी लगाते हो, क्या लगाते हो बच्चों, एक पीआरबीसी आप लगाते हो तो वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को बढ़ा देती है, 1 ग्राम क्या बढ़ा देती है, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देती है। इसलिए तो यहाँ पे तीनों काम तो ठीक है बेटा, लेकिन जो एक काम है ना, अपन बोल रहे एक दिन में एक गोली देना नहीं भैया, एक दिन में कम से कम आपको मॉर्निंग में, उसके बाद में आफ्टरनून में, और उसके बाद इवनिंग में 3 टैबलेट है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यस काम है वो काम होगा। तो ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज द सीवियर एनीमिया। अगला बताओ भैया ये क्या है, बीमारी का नाम क्या है और यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखा है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ, ये लिखा माइस्थेनिया ग्रेविस। बेटा ये क्या बीमारी है, पहली बात तो माइस्थेनिया, मैं आपको यहाँ बताऊं ना, ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ना, ये अपन बोल रहे हैं कि भारत के सबसे बड़े जो अभिनेता है ना, अमिताभ बच्चन है ना, उनको ये प्रॉब्लम यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस की है। उनको जो केबीसी करते हैं ना, उनको माइस्थेनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम है। अब इसमें होता क्या है कि माइस्थेनिया ग्रेविस होगा तो क्या सिम्टम्स आएंगे, पैरालाइसिस, स्लाइवेशन, मुंह से ज्यादा स्लाइवा आएगा, इसमें टोसिस होगा, ये पटोसिस नहीं है, पी साइलेंट है, टोसिस। और उसके बाद में अपन बोले डिस्पेजिया की, आपको निकलने में प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम है बेटा मसल्स की। इसमें क्या होता है ध्यान रखना, मसल्स है ना, वो मसल्स क्या होती है, वीकनेस है, वो वीकनेस होती है। क्या होता है यहाँ पे मसल्स है, वो मसल्स कमजोर होती है, मसल्स में वीकनेस है, वो वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मसल्स में वीकनेस मिलेगा तो उसकी वजह से डायरेक्ट पैरालाइसिस नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो अपनी आंख है ना, इस आंख के देखो आपने देखा होगा अपनी आई से, इस आई के अंदर अपन बात करें अपर आईलिड है ना, जैसे जैसे उसमें क्या होगी वीकनेस, उसकी वजह से देखो ये नॉर्मल है और वो क्या हो जाए ऐसे, अब आंखें बंद हो जाएगी, अपर आईलिड ऑटोमेटिक नीचे गिरेगी। अब अपन बोला आप आंखें खोलने की कोशिश करोगे ना, इस अपर आईलिड को ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं उठेगी। तो ऐसी प्रॉब्लम उसको अपन बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। और इसका जो बेटा अर्ली सिम्टम्स होता है, उस अर्ली सिम्टम्स का नाम क्या है जी, ये नाम हो गया टोसिस है, वो टोसिस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया ड्रॉपिंग ऑफ, इसको अपन नॉर्मली बात करें क्या बोलोगे, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये होगा जो आईलिड है ना, वो आईलिड क्या होती है, गिरती है बेटा, इसलिए तो ध्यान रखना। इसका भी जो है वो टैबलेट आती है, इसको ध्यान रखना, नियोमाइसिन सल्फेट, स्टिग्मोनाइसिन, ऐसे बहुत सारी जो टैबलेट्स इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो दी जाती है, और उसके बाद में ध्यान रखना ये जो है वो ठीक होता है। तो ये अपन यहाँ पे बोल रहे हैं मसल्स वीकनेस की प्रॉब्लम है ना, क्या होती है ध्यान रखना, मसल्स वीकनेस, उस मसल्स वीकनेस की बच्चों ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम रहेगी। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल रहे हैं ये हो गया। अगला बताओ, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता चुका हूं, फिर भी आप इसका आंसर करिएगा। अपन बात करें व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री। बताओ भाई इंडिया में ध्यान रखना पोलियो फ्री है, अमेरिका पोलियो फ्री नहीं है, इंडिया पोलियो फ्री है, पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं है, अफगानिस्तान पोलियो फ्री नहीं है, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है वो पोलियो फ्री नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला है फिर भी पोलियो फ्री हो चुका है। कब, 2011, 2012, 2013 या 2014, बताओ भाई कब हुआ, है ना। ध्यान रखना इंडिया के अंदर कोई भी एक्टिव पोलियो के केस नहीं है, WHO ने इसको फ्री कर दिया है। और इंडिया पोलियो फ्री बेटा हुआ है, वो आप सभी को पता है कब हुआ, ध्यान रखना। ये होगा सर, ये होगा 27 मार्च, ये होगा 2014, है ना। ये 2014 को इंडिया बिल्कुल अपन बोल सकते हैं पोलियो फ्री है ना, वो पोलियो फ्री हो गया। इसका मतलब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, डी है वो, डी बच्चों सही आंसर रहेगा कि इंडिया कब हो गया, ध्यान रखना 2014 में, बिल्कुल 2014 से। और वो फ्री होने के पीछे रीजन क्या पता है आपको, फ्री होने के पीछे जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला अपने पास में एक दवाई है जिसका नाम है, ये होगा ओपीवी। ओपीवी की फुल फॉर्म क्या बच्चों, ये होगा ओरल पोलियो, ये होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। ध्यान रखना अमेरिका इसका यूज नहीं करता, इंडिया यूज करता है इसका, क्या नाम है, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब आपने क्या किया कि 0 से लगाकर जो भी 5 साल तक के बच्चे हैं उन सभी को ध्यान रखना आपको 2 बूंद पोलियो की पिलानी है। आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की, है ना। अपन बोल रहे हैं ओनली फॉर 2 बूंद आप पिए और अपनी जिंदगी भर किसी को पोलियो नहीं होगा, क्योंकि पोलियो बीमारी बच्चों की है, इसलिए अपन 0 से लगाकर 5 साल तक उनको ध्यान रखना दवाई है वो दवाई पिलाते हैं, है ना बच्चों। तो ये अपन यहाँ पे बोले, इसलिए अपन बोले इंडिया पोलियो फ्री हो गया, अमेरिका नहीं हुआ है ना। ये अपन यहाँ पे बच्चों बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला भी यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिए बच्चों अगला, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। बताओ भाई कौन बताएगा, एड्स के पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है। पहली चीज तो आप सभी को पता है एड्स की फुल फॉर्म क्या है, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये हो गया सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब अपन बोले इसका पॉजिटिव एजेंट का नाम पैरामिक्सो है, ऑर्थोमिक्सो है, ये हो गया रेट्रोवायरस है, ये हो गया ध्यान रखना रेप्डोवायरस है। बताओ ध्यान रखना कौन सा वायरस होगा। अब आप सभी को बेटा पता होगा कि सर पैरामिक्सो वायरस है, इसकी वजह से तो एक बीमारी होती है, उसका नाम क्या है जी, मीजल्स डिजीज है ना, वह मीजल्स डिजीज होती है। उसके बाद ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से बेटा, इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा होता है। क्या होता है, इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। रेट्रोवायरस की वजह से आप सभी को पता है ये हो गया एड्स है, वो एड्स होता है, ठीक है ना। ये अपन बोल रहे हैं इसकी वजह से रेट्रोवायरस एचआईवी वायरस होता है ना, ये अपन बोल रहे हैं। और रेप्टोवायरस है वो किसके लिए अपन बोल रहे हैं, ये अपन बोल रहे हैं सर रेबीज है ना, उस रेबीज जैसी जो बीमारी है वो यहाँ पे होगी। तो अपने को एचआईवी एड्स पूछा है तो वो अपन बोलेंगे सर उसका नाम है रेट्रोवायरस। क्या बात करें ध्यान रखना ये, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि जो एचआईवी है ना, ये हो गया एचआईवी। इस एचआईवी को मैं क्या बोल सकता हूं सर, ये कैसा वायरस है, ये हो गया रेट्रोवायरस है, उस रेट्रोवायरस। और ये कैसा होता है ध्यान रखना, एसएसआरएनए वाला वायरस है, वो वायरस होता है। कौन सा ध्यान रखना, एसएसआरएनए वाला रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस। इसको अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, इसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वाली बीमारी होती है जिसका नाम है एड्स या एचआईवी। और ये कैसे, ये फैलता कैसे ध्यान रखना, ये एसटीडी से फैलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा ही ये यहाँ पे स्प्रेड है, वो स्प्रेड होता है बच्चों। तो ये अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हो गया। अगला बताओ भैया,
यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन, यस ये क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द क्रेनियल नर्व विच रेगुलेट बाइटिंग, ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसको वो रेगुलेट करती है बाइटिंग, अपन चबाते हैं वो। उसके बाद ये हो गया रखना च्यूइंग मतलब चबाना, बाइटिंग का मतलब काटना, और स्वेलिंग को मतलब निकलना, कि ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो बाइटिंग में, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ बाइट करना हो तो वो हेल्प करेगी, मुझे कुछ चबाना हो तो हेल्प करेगी, मुझे कोई चीज पानी वानी निकलना है, खाना निकलना है तो हेल्प करेगी। कौन सी बताओ भैया, ट्राइजर्मिनल, ओक्यूलोमोटार, इसके बाद ध्यान रखना कोक्लियर या फेशियल। अब देखो अपन बात करें सर फेशियल, ये फेशियल जो होती है ना वो 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, स्माइल, मुस्कुराने के लिए। आपके लिए आपकी नर्व नहीं होगी ना तो आप मुस्कुरा भी नहीं पाओगे। तो जो लोग अच्छी तरह से जिनकी मुस्कान नहीं होती ना, तो अपन कह सकते हैं सर उनकी जो 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व है ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है ना बच्चों। उसके बाद ध्यान रखना या कोक्लियर, कोक्लियर मतलब कान, ये ध्यान रखना किसमें हेल्प करती है, ये अपन बोल सकते हैं 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। ये कौन सी नंबर की होगी, ये होगा सर 8th नंबर की क्रेनियल नर्व, और ये किसमें मदद करेगी, तो अपन बोल रहे हैं हियरिंग में, सुनने के अंदर मदद करेगी। ओकुलोमोटर आई की मूवमेंट को करवाती है, ये कौन सी ध्यान रखना 3रे नंबर की क्रेनियल नर्व है, और ये बच्चों आई मूवमेंट करवाएगी। क्या करवाएगी, अब बच्चा कौन सा ध्यान रखना, एक, और ये कौन सी ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व है ना, 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, और ये ध्यान रखना क्या करती है, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल, और ये सबसे अपन बोल सकते हैं ना सर ये थोड़ी मोटी होती है, साइज में क्या होती है, सबसे मोटी नर्व है ना, तो उसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं ये हो गया ट्राइजेमिनल जो नर्व है, उसको अपन बोलते हैं लार्जेस्ट नर्व, एक होती है लॉन्गेस्ट। देखना बेटा ये किसकी बात करें, ये हो गया एक होती है लार्जेस्ट और एक होती है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा जाने वाली, वो लॉन्ग है। लार्जेस्ट यदि आपसे पूछा जाए तो ये होगी 5 क्रेनियल नर्व है ना, 5 क्रेनियल नर्व है वो होगी जिसका नाम है ये हो गया ट्राइजेमिनल। क्या नाम है बच्चों, ट्राइजेमिनल। और अपन बोल रहे लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा कौन सी घूमती है, वो 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, और उसका नाम क्या बच्चों, ये हो गया वेगस है ना, वो वेगस नर्व होगा। क्या होगा ध्यान रखना, वेगस नर्व है वो वेगस नर्व होगा। तो ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि अपनी जो बॉडी है ना उसमें लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट नर्व पूछे, क्रेनियल नर्व नहीं, ये तो क्रेनियल नर्व, तो उसका नाम है सिएटिक नर्व है ना, जो अपनी पैर है ना वो पैर में होती है। अपन बोल रहे हैं अपनी जो हिप है वहां से स्टार्ट होती है और पैर तक जाती है, उसका नाम क्या ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं सिएटिक नर्व है ना, वो सिएटिक नर्व। और आपने गलती से इंजेक्शन गलत लगा दिया, यदि आपने इसमें गलती से इंजेक्शन लग गया ना तो ध्यान रखना, क्योंकि ये होती कहां पे, बटक्स की वहां पे होती है, और यदि गलती से आपने इसमें इंजेक्शन लगा दिया ना तो काम हो जाएगा, आगे वाले का पैर सुन हो जाएगा। तो तभी आप डरते हो ना इंजेक्शन लगाते रहे कि कहीं यहाँ पे लग नहीं जाए नर्व में। ये नर्व ध्यान रखना डायरेक्टली अपन बात करें, ये हो गया अपन बात करें सर ये पैर है ना, अपन बात करें तो ये कहां पे होती है, ये पीछे की साइड होती है। ये देखो अपन बात करेंगे 4 रीजन हो गए, ये ध्यान रखना इस साइड होती है, यहाँ पे आगे नहीं होती है। तभी तो अपन यहाँ पे हिप से इंजेक्शन अपन लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, आगे की ओर लगाते हैं, पीछे की ओर नहीं लगाते हैं। ज्यादा पीछे की ओर जाओगे सिएटिक नर्व होगी काम, आज का इसका मतलब पैरालिसिस हो जाएगा भैया। तो इंजेक्शन जब भी लगाओगे ध्यान रख के लगाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं सर ये सबसे बड़ी की जो है ना वो लंबी है, वो लंबी यहाँ पे नर्व है, वो नर्व यहाँ पे रहेगी। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सिंपल और बेसिक चीज है। अब बताओ भैया ये जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या रहेगा बताओ भाई, इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या मतलब है, बेसिक जो है वो बेसिक मतलब बताओ भाई। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि आज का लास्ट लेवल लास्ट क्वेश्चन देने वाला है, ठीक है ना। क्या रहेगा भाई, इंजेक्शन इनटू स्पाइनल कैविटी, कि आपने इंजेक्शन कहां लगाया, स्पाइन। आपने होगा इंजेक्शन अपन मसल्स में लगाते हैं, इंजेक्शन अपन स्किन के नीचे लगाते हैं, इंजेक्शन अपन लगाते हैं वो अपन बोले सर आपने यहाँ पे बोन में लगाते हैं, आप स्पाइनल कोड लगाते हो। तो स्पाइनल कोड में इंजेक्शन देना क्या कहलाता है, उसको आप इंट्राथिकल कहोगे, इंट्रा आर्टिकुलर कहोगे, इंट्रामस्कुलर कहोगे या इंट्रा ओसियस कहोगे। तो ये इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, उसको आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाना है। अभी आप कमेंट करोगे तो वो आपका यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यदि आप यहाँ पे जैसे क्लास एंड होती है उसके बाद कमेंट करते हो ना तो उसको वैलिड रीजन मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो रियल में वाकई में पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, अपने नॉलेज का यूज भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कल की क्लास में सेम अपन इसी टाइम अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग फॉर दिस क्लास। और लास्ट में मैं आपको ये कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, पहले सीखना है और फिर जीतना है। थैंक यू सो मच बेटा।